देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, बायोलॉजी चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको इंग्लिश में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। देखिए हम लोग चैप्टर 1 जैसे बायोलॉजी का पढ़े थे जय प्रक्रम, उसी के हिसाब से ये है। जय प्रक्रम में क्या होती है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जय प्रक्रम में क्या होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब देखिए जय प्रक्रम में क्या था, उत्सर्जन, श्वसन, इम्यूनता, परिवहन, पोषण। उस पोषण में माने समझिए कि हमारे शरीर की सभी गतिविधियों में जय प्रक्रम आ जाता है और उसको नियंत्रण करता है। वही चैप्टर इसमें पढ़ना, क्या क्या नियंत्रण करता है, इसमें क्या क्या है, इसमें गति मायने रखता है। क्या चीज मायने रखता है? गति। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, इसमें हम जंतु तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जंतु तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। जंतु तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? याद रखिएगा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं से सम्मिलित रूप को जो किसी जंतु के शरीर में पतली सूत्रवत नलिकाओं को तंत्रिका होती है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग जंतु तंत्रिका कहते हैं। देखिए क्या होता है, मेरुरज्जु। क्या होता है जी? मेरुरज्जु। मान लीजिए शरीर में मेरुरज्जु होता है, मेरुला होता है, इस प्रकार के मेरुरज्जु, उसके बाद मस्तिष्क, तंत्रिका, इस सब देखिए मेरुरज्जु, मस्तिष्क, तंत्रिका, इस सब मिलकर जो नियंत्रण कार्य करती है उसी को जंतु नियंत्रण कहते हैं। जैसे पतली ये धाराएं होती है, पतली होती है, किसी भी जीव के पतले सूत्रोत नलिकाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि मेन चीज है कि बताता है कि कैसे किसी इंसान को कितना चलना चाहिए, कैसे इंसान की गतिविधि बताता है कि इंसान के जीवन की गतिविधि, इंसान क्या किसी भी जीव की गतिविधि ये बताता है। ठीक है, तो उसी में दूसरे का क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? तो आप लोग जान देखिए इसमें क्या है कि ये पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कौन? समन्वय, नियंत्रण। अगर नियंत्रण समन्वय क्या होता है, देखिए हमारे मस्तिष्क को पूरे शरीर में क्या करता है कि क्या करता है जी, आदान प्रदान करता है। सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। सूचना लेता है और सूचना देता है। ये हमारे शरीर में पूरा सूचनाओं का क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। ठीक है, कौन? ये हमारे शरीर में पूरा नियंत्रण का कार्य करता है। ये तो बात है, लेकिन कोई भी जय हो उसमें नियंत्रक जरूर होना चाहिए। कोई भी जय हो अगर उसके अंदर नियंत्रण नहीं होता है, संचालन हेतु सभी जीवों के अंगों में नियंत्रण एवं समन्वय जरूरी होता है। जितने भी जीवधारी होते हैं उनके शरीर में संचालन हेतु, उनके सही रहने के लिए, उनके सही माध्यम से चलने के लिए शरीर में समन्वय और नियंत्रण जरूरी होता है, हमेशा जरूरी होता है। जैसे इसमें क्या है, जय कार्य के सफल संचालन हेतु जीवों के अंगों में नियंत्रण एवं समन्वय होना जरूरी होता है। देखिए पौधों में तंत्रिकाओं नियंत्रण नहीं करती है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नियंत्रण नहीं करती है। जो पौधे होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, आयक्षण किसे कहते हैं? तो जीवधारियों में दृश्य में जो दृश्य है, अदृश्य में जो ना दिखे, दृश्य माने जो दृश्य है और अदृश्य माने जो ना दिखे। तो जीवधारियों के शरीर में, जीवधारी जो होते हैं, जो कि जीवधारी क्या होते हैं कि जो चल सके, श्वास ले सके, महसूस कर सके, वृद्धि कर सके, वो सब जीवधारी होते हैं। ठीक है, धारी क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा कि कोई पूछेगा प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जीवधारियों की में किसी दृश्य या अदृश्य, जीवधारियों में किसी दृश्य या अदृश्य बाहर अथवा भीतरी उद्दीपन, के प्रभाव में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसा चीज होता है कि ये क्या होता है, चलन धालन सब पर निर्भर करता है। अब उसमें क्या होता है कि उसको चलना जरूरी होना चाहिए। अब जैसे आपको पता होना चाहिए अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया या ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा ऐच्छिक क्रिया। देखिए क्या होता है कि जीवधारियों के शरीर में, जो जीवधारी होते हैं उनके शरीर में, जीवधारियों के शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जीवधारियों के शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है उनमें से अधिकांश क्रिया जीवधारी के अंतर्गत होती है, यानी जीवधारी के अनुसार होती है, इच्छा के अनुसार होती है। कोई पूछेगा ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जीवधारियों के शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, मतलब जीवधारी है उसके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होंगी, जीवधारी है उसके शरीर में बहुत सारी क्रिया होगी। तो जितने भी जीवधारी हैं उनके शरीर में क्रियाएं होती है, उनमें से अधिकांश जो क्रिया होता है ना वो जीवधारी के अनुसार होता है, उसकी इच्छा के अनुसार होता है, जिसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, अब मान लो हम यहाँ चल रहे, चल दिए, अब रुक गए, रुकना चलना मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, तो ये ऐच्छिक क्रिया हो जाएंगे। जैसे खाना,
अब मान लो कि हम खाना खाएंगे, जब हम चाहेंगे तभी ना खाना खा सकते हैं, कोई ठूस को थोड़ी दे सकता है। ये ऐच्छिक क्रिया हो सकती है सर, जैसे वो मेरे हाथ में मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसार जो चलेगा वो ऐच्छिक क्रिया कहलाएगी, या जीवधारियों के अनुसार जो चलेगा वो ऐच्छिक क्रिया कहलाएगी। इतना याद रखिएगा। दूसरी क्या, हम अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? जीवधारियों के शरीर में होने वाली अधिकांश क्रियाएं, जीवधारियों के शरीर में होने वाली अधिकांश क्रियाएं उनके इच्छा के अनुसार नहीं होती है। जीवधारियों के शरीर में अधिकांश इच्छा है, ये अधिकांश क्रिया है उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, जिन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जीवधारियों के शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जीवधारियों के शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, उनमें से अधिकांश क्रियाएं उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, जिसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। बाबू सब डायरेक्ट यही बोल दियो, कोनो कही तो कोई हो कि तारा इच्छा के अनुसार जन काम ना होइनु ओकरा अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। जैसे छींकना, अच्छी, ये अब तू रोकेगा कितना रोकेगा, लेकिन छींक नहीं करेगा, रोकता रोकता कहीं कर दे मर जाए, हाँ रोक लो, रुक जाए तरह से ना रुकी, ठीक बा, तो ये हो जाएगा। और दूसरे का में क्या हो जाएगा, जैसे अब मान लो कि आगे क्या बोला, जैसे अब आगे क्या हो जाएगा, जैसे कांपना, अब अचानक से कोनो आ जाएगा कांपना या थरथराना, किसी का हो तो अब करूँगा कांप जाता है, तो कांप जाता है, रुक ना कपलो कब हरी मारी डोरिए कोई ना होई, अब डोरिए कोई ना होई, ये क्या होगा, अनैच्छिक क्रिया होगा। कौन क्रिया होगा? अनैच्छिक क्रिया होगा। तो ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, हम उसको अमल नहीं कर पाते हैं, अनैच्छिक क्रिया। जैसे क्या होता है हमारा, क्या हो सकता है आपको पता, पल को झपकना, अब डर जाना, अब पल को झपकना, जैसे मान लो क्या देखो अपने वाले झलक जाएगी, कितना रुकेगा जी, रुकेगा। एक होता है ना, जैसे पलक झपकना में याद आ जाए, हमारे बिहारी में कहावत है कि इतना टीसी बुझबो बनना के लेके खलेबो, बनना मारे तो ना डरेबो, जैसे मारता है ताकवा पलक जाता है। अब क्या हो जाएगा, ये अनैच्छिक क्रिया होता है। तो टीसी बुझबो, इति बुझबो, वो सब गल जमाना आयल बा जमाना, ठीक बा, समझे, आयल भाई दुनिया हो रही है बड़ी, इसमें कपड़ा गया घट, ठीक है, और जमीन गया फट, अब जमीनों कहाँ है इसमें है जी। तो अनैच्छिक क्रिया समझ में आ गया, जिसके जो मैं जीवधारियों के बक्स में ना हो वो अनैच्छिक क्रिया कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परिवर्तित चाप यानी रिफ्लेक्स आज किसे कहते हैं, इनके कितने घटक होते हैं? तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा तो बोलिएगा कि देखो अनैच्छिक क्रिया को कौन एक रोक सकता है, पहले इस पर रोकिए। अनैच्छिक क्रिया की एक ही कोई रोक सकता है, अनैच्छिक क्रिया कौन रोक सकता है पता है? मेरुरज्जु रोक सकता है, नियंत्रित करता है। जितने भी अनैच्छिक क्रिया होते हैं उनको मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। सर आपसे कोई पूछता है कि अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो अनैच्छिक क्रिया को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है, याद रखिए मेरुरज्जु, ठीक है। अब देखिए तंत्रिका केंद्र किसे कहते हैं, तंत्रिका केंद्र प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इनके कितने घटक होते हैं। कोई पूछेगा प्रतिवर्ती चाप या तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका केंद्र किसे कहते हैं। एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाने वाली आयोग, देखिए एक तंत्रिका है, ये एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका है, एम से एम है, एम से एम में जाने वाली आयोग, इसमें जो संगम होगा ना मिलन, सर ये मान लीजिए मिलन जो संग होगा उसे क्या कहते हैं, तंत्रिका केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका केंद्र कहते हैं। कोई पूछेगा संगम माने जहाँ दो चीज एक आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। जैसे मान लो ये एक तंत्रिका तंत्र है, ये एक तंत्रिका का तंत्र है, एक तंत्रिका तंत्र दूसरी तंत्रिका तंत्र में जाती है, उसके आवेग होता है और उसमें जो संगम यानी मिलते हैं, वो जहाँ मिलते हैं उस प्रवाद यानी उस जगह को क्या कहते हैं, तंत्रिका केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका केंद्र कहते हैं। याद रखिएगा कि तंत्रिका केंद्र किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र में आवेग यानी जाती है तो उसके मिलने वाले जगह संगम को तंत्रिका केंद्र कहा जाता है। अब प्रतिवर्ती चाप क्रिया किसे कहते हैं, तो इनके कितने घटक है, आवेगों का संरचना जिस मार्ग से चल होती है, यानी कोई पूछेगा प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, तो कहिएगा इनके कितने घटक होता है, तो कहिएगा आवेगों की संरचना। किसकी संरचना सर? आवेगों की संरचना। आवेगों की संरचना जिस मार्ग से होता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। आवेगों का संरचना, आवेग माने क्या होता है कि अंदर से शक्ति युक्ति जो निकलता है, अंदर से शक्ति युक्ति निकलता है जो क्या होता है, आवेग होता है। आवेगों का संरचना
जिस मार्ग से निकलते हैं, जो रास्ता से निकलता है, मान लीजिए सर कि यहाँ से यहाँ तक गया और जो यहाँ से यहाँ गया, और ये कोई ना कोई रास्ता हुआ, ये इसका ना कोई रास्ता हुआ। तो कोई पूछेगा कि प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, तो बोलेगा आवेगों की संरचना में, आवेगों की जो संरचना होती है, आवेगों की संरचना, उसमें जो उसका रास्ता होता है, आवेग संरचना का जो मार्ग होता है, मार्ग में रास्ता होता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। ये नियंत्रित करता है। जैसे मान लो कि किसी चीज को ये दाब के रखता है, ये किसी चीज को क्या करता है, दाब के रखता है। इनके 5 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं। अब चलिए, अब इतना याद रखिएगा, इनके कितने घटक होते हैं बाबू? 5 घटक होते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप का कितना घटक होता है? 5 घटक होते हैं। और ये दाब के रखती है, किसी भी चीज को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा नाती होती है, सहायक होता है। शरीर में नियंत्रित करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। अब क्वेश्चन यही बात है कि आप जानते हो, आज तक पढ़े होंगे, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्त्रायी ग्रंथियां हैं। यानी मनुष्य में पाई जाने वाली कितनी अंतःस्त्रायी ग्रंथियां, तो उसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से कुछ का नाम बता रहे हैं। जैसे हो जाएगा पिट्यूटरी हो जाएगा। कोई पूछेगा कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्त्रायी ग्रंथियों का नाम बताओ, तो एक हो जाएगा पिट्यूटरी, दूसरी का थायराइड, तीसरी का होता है पाराथायराइड, तीसरी का होता है पाराथायराइड, चौथा होता है एड्रिनल, चौथा क्या होता है? एड्रिनल। अब देखिए, कोई पूछेगा कि बताइए कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्त्रायी ग्रंथियों है, तो एक होता है पिट्यूटरी, दूसरी का होता है थायराइड, तीसरी का होता है पाराथायराइड, चौथा का होता है एड्रिनल, पांचवा होता है लैंगरहैंस, पांचवा क्या होता है? लैंगरहैंस, चौथा होता है जनन ग्रंथियां। इनके बारे में कभी विस्तार से हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस पर चलिए। अब मानव ना दिख रहा है, देखिए सर, क्या होता है मानव मस्तिष्क जो होता है, आपको ध्यान से देखना होगा कि जो मानव मस्तिष्क होते हैं, ये ऊपर से क्या होते हैं? ऊपर से मशरूम की तरह होते हैं और नीचे से अंडाकार होते हैं। ऊपर से मशरूम की तरह और नीचे से, देखिए यही मानव मस्तिष्क है। अब यहाँ पे जो रहता है ना ससुरा, एक कहा जाता है सेरिबेलम, एक सेरिबेलम। और यहाँ से जो निकला है ना सर, यहाँ से जो निकला है उसको कहेंगे, यहाँ से जो निकला है इसको कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे? सल्कस। इसको कहेंगे सल्कस, इसको कहेंगे गाइरस। ये जो गोलका दिख रहा है ना आपको, इसको क्या कहेंगे? गाइरस कहेंगे। गोलका दिख रहा है, क्या कहेंगे इसको? गाइरस। और यहाँ पे जो निकला है बाबू, यहाँ पे गोल गोल है, इसको कहेंगे संयोजिका। संयोजिका, इनके बारे में हम बताएंगे कि संयोजिका मानव मस्तिष्क में क्या करता है, गाइरस क्या करता है, सल्कस क्या करता है। और सर यहाँ पे जो होता है ना, ये इसको करता है परम मस्तिष्क। ये सोचना बड़ी हार्ड है, परम मस्तिष्क। ये होता है सेरिबेलम। अब आगे चलिए, इसको कहते हैं टेम्पोरल लोब। अब यहाँ पे जो रहता है ना, यहाँ पे सर, यहाँ से निकला रहता है, इसको टेम्पोरल लोब कहते हैं। ये मध्य मस्तिष्क हो गया। ये क्या हो गया? ये मध्य यानी बीच का मस्तिष्क हो गया। ये जो दिख रहा है आपको, ये बीच का मस्तिष्क हो गया। ये 5 से भैरोली हो गया। इसके बारे में हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे ना, तो इसके बारे में बताएंगे कि इनका कार्य क्या है, ये क्या करते हैं। उसके बाद जो है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ रहता है। ठीक है सर, याद रखिए। इसी का ये बात है, जैसे हम आपको बताया कि देखिए क्या होता है कि इन्हीं में से निकाल के दिया जाता है। यही चीज को ये निकाला जाता है, जिसको परम मस्तिष्क बलकुट कहते हैं। इसको बलकुट जो है ना, इसको बलकुट कहते हैं, बुंदुआ बुंदुआ को। अब मध्य मस्तिष्क, इसको बीच वाली जो है ना, इसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं। इसको सेरिबेलम कहते हैं। यहाँ पे जो रहता है ये मेडुला है। ये क्या है जो जिक्र है ना, ये मेडुला सर, ये मेरु रज्जु है, अगर पिट्यूटरी है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं कि मानव मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क जो होता है, मानव मस्तिष्क जो होता है सर, ये मानव मस्तिष्क जो होता है ना, शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई आपसे पूछेगा, कहेगा कि मानव मस्तिष्क पर आप टिप्पणी लिखिए, मानव मस्तिष्क के बारे में कुछ आप जानकारियां दें, तो याद रखिएगा कि कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? मानव मस्तिष्क शरीर की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। मानव मस्तिष्क शरीर की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जो संपूर्ण शरीर की गतिविधियों एवं क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का संचालन करता है। जो शरीर, सभी शरीरों में जितना शरीर है, उसकी गतिविधियां जितनी होती है, उनको क्या करता है? क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का क्या करता है सर? नियंत्रण एवं समन्वय करता है या संचालन कर सकता है। जो मानव मस्तिष्क होता है, सबसे महत्वपूर्ण संरचना होता है, ये शरीर की सारी गतिविधियों का जितनी भी शरीर में गतिविधि है, खाना, उठना, बैठना, रोना, नाचना, गाना, हंसना, लड़की पटाना, लड़की से मार खाना, ये सब जितने भी क्रियाएं होते हैं, ये सब कहाँ की बात है सर? मानव मस्तिष्क के अंतर्गत आता है, उसके नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। ये सब उसके अंतर्गत
क्या अंतर्गत आता है, वही मानव मस्तिष्क इसका नियंत्रण असमानो कहते हैं। अगर आपके शरीर में नियंत्रण नहीं हो पा रहा है समान बाबू, अगर मान लीजिए एक लड़का है, छोटा सा लड़का है और वो पैदा हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है और उसके मम्मी पापा उस पर गाइडेंस नहीं करेंगे, उस पर गाइड नहीं करेंगे, उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो लड़का क्या होगा, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाए कि नहीं। और वे ससुरा ये है हमारा नियंत्रण ना करेगा ना, हम कहेंगे हमारा कुछ सुझबे ना करेगा, हाँ ये मच्छर है आओ खा लिया, ये ससुर कुछ दिख भी ना करे। अगर ये नियंत्रण नहीं करेगा ना तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मच्छर पकड़ लो है कौन है दादा बाबा पगला, पगला सर का ना नियंत्रण नहीं कर पाता है। देखो पागल, आप देखिएगा किसी पागल को, देखिए पागल वैसा थोड़ी होता है किसका हाथ पैर टूट जाए, ये सब थोड़ी होता है। पागल का क्या होता है, वो मानव जो मस्तिष्क होता है ना वो नियंत्रण नहीं कर पाता ससुर, कोई ना कहीं उसको लीवर है, ठीक है, नया बा मशीन तो डैमेज हो जाए वाला हीरो जन है सब ना सब गा देता है सब कि हमरा मन डैश में बा 32 GB रैम, ई बा उ बा, ससुरा सन के एगो खत्म बा, वो कहीं के एगो नियंत्रण नहीं कर पाता है। गावे के कुछ गा देगा सब, कुछ सुनना चाहिए वो लोग कुछ सुना देगा कुछ। तो भोजपुरी वाला गायकार जन ऐसे गाता है ना उसके एगो नियंत्रण खत्म है, समझो उसका नियंत्रण सही से नहीं कर पाता है, लिख के रख लेना। दूसरी की पॉइंट क्या होता है कि सर हमारे जो शरीर होते हैं, हमारे शरीर में ये मस्तिष्क अगर किसी काम का नहीं है तो ये किसी काम का नहीं हो सकता है। ये हमारे शरीर में ऐसे जगह पर भगवान ने इसको जो बनाया, यानी प्रकृति जो बनाया, तो अब देखिए कितने लोग कहते हैं कि जात पात किसी मायने नहीं रखते हम बस ये बताना चाहते हैं। तो चलिए हमारे जात पात के लेकर देख लेंगे, हम यहाँ आते हैं तो यही होता है कि देखिए जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क वो क्या होता है कि चारों ओर से मानव मस्तिष्क के शरीर सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो संपूर्ण शरीर की गतिविधियों एवं क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को समन्वय नियंत्रण करता है। क्या हुआ बात कर रहे हो, सुनिए। अब ये देखिए क्या होता है कि ये मस्तिष्क जो होता है पूरे शरीर के नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। और इसमें क्या होता है कि ये एक कोमल रचना, ये कैसी कोमल रचना है, ये कोमल रचना मस्तिष्क होता है कोमल, सब मुलायम कोमल, लेकिन इसके चारों ओर ये हड्डी से बांधा होता है, खोपड़ी होता है, जो खोपड़ी के बीच में मस्तिष्क रहता है। ये खोपड़ी मस्तिष्क का क्या करता है बाबू, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। देखो कोई पूछेगा कि मस्तिष्क कैसा होता है, तो मस्तिष्क एक मुलायम होता है, खोपड़ी मस्तिष्क जो होता है मुलायम होता है, टच करिएगा अपना, मस्तिष्क क्या होता है मुलायम होता है, लेकिन उसके अंदर जो खोपड़ी होता है उसके अंदर जो मस्तिष्क होता है उसका क्या करता है बाबू, वो क्या करता है, उसको क्या करता है, उसका सुरक्षा करता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके भीतर सुरक्षित रहता है। देखिए यह मशरूम की तरह रहता है, यह मशरूम की तरह ऊपर से अंडाकार परंतु नीचे की ओर से संकरा होता है। तो देखिए क्या होता है कि जो ये होता है ये मशरूम की तरह होता है, जो मस्तिष्क होता है एक ऐसा होता है मस्तिष्क की तरह, मशरूम की तरह होता है। मस्तिष्क जो था ऊपर से मशरूम, अंदर की तरह अंडाकार होता है, ऊपर से मशरूम की तरह, अंदर से अंडाकार होगा सर। ये क्या होगा कि ये पूरा खोपड़ी के अंदर भर्ती रहता है, जिसके कारण उसका सुरक्षित किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि इसमें जो होती है झिल्ली, इसमें 3 झिल्लियों से घिरा होता है। जो मस्तिष्क हमारा होता है ये 3 झिल्लियों से घिरा होता है। मस्तिष्क कितने झिल्लियों से घिरा होता है, 3 झिल्लियों से घिरा होता है। उसके बाद क्या होता है, चलिए अब मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कोई पूछेगा आपसे कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है परम मस्तिष्क, दूसरा क्या होता है जिसको परम मस्तिष्क इंग्लिश में सेरिबरम कहते हैं। परम मस्तिष्क इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेरिबरम। वो क्या होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा क्या होता है अनुमस्तिष्क या पचस मस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क या पचस मस्तिष्क कहते हैं, जिसको सेरिबरम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सेरिबरम कहते हैं। तीसरा क्या होता है मेडुला ऑम्बलोगेटा, मेडुला ऑम्बलोगेटा, जिसको इंग्लिश में देखिए अब क्या है कि जैसे आप लोग को पता है मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक बताए थे परम मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क और मेडुला ऑम्बलोगेटा बताए थे। तो परम मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो परम मस्तिष्क होता है ये बाबू ये मस्तिष्क का ऊपरी ओर सबसे बड़ा भाग होता है। ये मस्तिष्क जो होता है ना, मान लो कि ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क तो इसके ऊपरी ओर का सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क के ऊपरी ओर का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन भाग होता है, परम मस्तिष्क होता है। ये मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। मस्तिष्क के कितने भाग होता है, 2/3 भाग होता है। मस्तिष्क के 2/3 भाग होता है। कौन, परम मस्तिष्क होता है। कौन मस्तिष्क होता है, परम मस्तिष्क होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि यह एक अनुदैर्ध्य गर्त द्वारा दाएं और बाएं में फैला हुआ है। यह दाएं और बाएं में भी फैला हुआ है, दाएं और बाएं में फैला होता है। कौन, परम मस्तिष्क। कौन पहले होता है, परम मस्तिष्क। ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले बात याद रखिएगा
इनमें ना गोलार्ध विभाजित होते हैं, दाएं और बाएं और गोलार्धों में विभाजित होता है। गोलार्ध क्या होता है? परम मस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। इन गोलार्धों को क्या कहा जाता है? परम मस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। इन गोलार्धों को क्या कहा जाता है? परम मस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो ये गोलार्ध होता है ना, इसमें सीमित होता है, और इन गोलार्धों को ना परम मस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। अब पॉइंट ये होता है कि परम मस्तिष्क गोलार्ध जो होता है, इसमें बाबू क्या होता है कि इसके आगे, इसके अंदर का भाग करोड़ों तंत्रिकाओं कोशिकाओं से बना होता है। इनके अंदर का भाग जो गोलार्ध होता है, इनके अंदर का भाग जो होता है करोड़ों तंत्रिकाएं कोशिकाओं से बना होता है। किसके अंदर का भाग? परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क के अंदर के कोशिकाएं होता है, तंत्रिका कोशिकाएं होता है, तो करोड़ों से ढका होता है या बना होता है। परम मस्तिष्क बलकूट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जब देखिए, जब ये करोड़ों तंत्रिका कोशिकाओं से ढका होता है, इनका जो गोलार्ध होता है, किसके गोलार्ध? परम मस्तिष्क का गोलार्ध होता है, वो करोड़ों तंत्रिका कोशिकाओं से ढका होता है, जिसे परम मस्तिष्क बलकूट कहते हैं। परम मस्तिष्क बलकूट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो गोलार्ध होते हैं, परम मस्तिष्क के गोलार्ध होते हैं, वो करोड़ों कोशिकाओं तंत्रिकाओं से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं? तो परम मस्तिष्क बलकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? परम मस्तिष्क बलकूट। यानी ये ढका रहेगा, उसको क्या कहेंगे? परम मस्तिष्क बलकूट कहेंगे। याद रखिएगा, परम मस्तिष्क बलकूट कहेंगे। इसमें 12 जोड़ी इसके कपाल तंत्रिका की, इसमें कपाल तंत्रिका कितने जोड़ी पाई जाती है? 12 जोड़ी पाई जाती है। कितने जोड़ी पाई जाती है? 12 जोड़ी। यानी कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी पाई जाती है। किसमें पाई? परम मस्तिष्क में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? परम मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, 12 जोड़ी के पाई जाती है। और इसमें क्या हो, उसमें हम पढ़ेंगे इसके कार्य भी क्या है। जैसे आपको बता दें कि परम मस्तिष्क के बारे में आप समझ गए कि परम मस्तिष्क क्या है। उसके बाद इसके कार्य देखिए ध्यान से। इसके कार्य होते हैं श्रवण करना, यानी सुनना। इसके कार्य क्या होता है? सुनना। मानसिक क्रियाएं, जैसे इनमें कार्य में मानसिक क्रियाएं में जैसे आएंगी, जैसे बुद्धि विचार होगा, जागरूकता, प्रतिभा, दायित्व बोध, तर्क शक्ति, नैतिक शिक्षा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? ये सब परम मस्तिष्क के कार्य होते हैं। परम मस्तिष्क का कार्य होता है कि बुद्धि को आगे बढ़ाना, उसमें आप में प्रतिभा लाना, आपको जागरूकता करना, किसी चीज को लेकर जागरूक कर देना। जैसे आज हमारा ही काम कर लेना, बहुत खून खोला देना अंदर से, ये जागरूकता करना। उसके बाद क्या होता है कि नैतिक ज्ञान और अध्ययन कराता है। नैतिक ज्ञान इस सब के बारे में अध्ययन करता है, बुद्धि को आगे बढ़ाता है। कौन? परम मस्तिष्क। और अब दूसरे की इसके कार्य क्या होता है? हमारा बहुत सारा कार्य होता है, जैसे दर्द, गर्मी, ये सब नहीं होता है। दर्द, गर्मी, स्पर्श, प्रकाश की अनुभूति, श्रवण में क्या होता है? सुनना। श्रवण माने क्या होता है? सुनना। श्रवण माने होता है सुनना। श्रवण माने होता है सुनना। जैसे दर्द, गर्मी, प्रकाश की अनुभूति, श्रवण, स्वाद और गंध का ज्ञान कराना। जैसे क्या होता है? परम मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है? श्रवण, सुनना, गर्मी, ठंड, दर्द, ये क्या होता है? प्रकाश का अनुभूति कराना कि प्रकाश कहाँ तेज है, प्रकाश कहाँ स्लो है, ये सब को क्या अनुभूति कराना, इसका दूसरे का कार्य होता है। हमारा कार्य इसका होता है, लेकिन इसका कार्य होता है। समझ आ गया? इतना कोई दिक्कत है? किसी को नहीं दिक्कत है। अब उसके आगे क्या होता है कि इसका अगला कार्य क्या होता है? ये स्वैच्छिक पेशियों के सक्रिय बनाना और उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये स्वैच्छिक पेशियों, जैसे वो पेशियां जो हमारे इच्छा के अनुसार बनती है, उसका ये नियंत्रित करता है। कौन करता है? परम मस्तिष्क करता है। कौन करता है? परम मस्तिष्क करता है। और श्वसन क्रिया का नियंत्रण पांच नामक भाग द्वारा करता है। याद रखिएगा, परम मस्तिष्क में 5 नाम होता है। क्या होता है? 5 भाग होता है। परम मस्तिष्क में 5, जो श्वसन क्रिया का नियंत्रित करता है। कौन क्रिया का? श्वसन क्रिया का नियंत्रित करता है। जैसे चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था। अब दूसरे का क्वेश्चन क्या है कि बाबू ऐसे में मान लीजिए कि इसका हर एक नियंत्रित क्रिया, दूसरे का अनुमस्तिष्क। अगर आप जाते हैं इंटर में बायोलॉजी लेते हैं तो इसके बारे में पूरा चितार पितार के पढ़ाया जाता है। अभी आप 10th क्लास के लेवल में 10th क्लास की पढ़ाई ही कीजिए बढ़िया से, समझे। उसमें ज्यादातर चितार पितार नहीं पूछता है, फिर भी पूछता है, लेकिन उतना नहीं पूछता है। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव या इसमें से निकल जा रहा है, जितना निकाल लीजिए, सब्जेक्टिव निकल जा रहा है, निकाल लीजिए। दूसरे का क्वेश्चन क्या होता है कि इसी में क्या होता है कि आपको बताया अनुमस्तिष्क या पचस मस्तिष्क क्या है। आपको बताएंगे कि अनुमस्तिष्क और पचस मस्तिष्क क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये शरीर के पीछे, ये शरीर के किधर आता है? पीछे। अनुमस्तिष्क कोई पूछेगा तो ये शरीर के पीछे नीचे की ओर स्थित भाग होता है। अनुमस्तिष्क जो होता है शरीर के पीछे के नीचे, माने शरीर के पीछे जो होता है उसके पीछे नीचे की ओर स्थित भाग होता है। कौन? अनुमस्तिष्क। शरीर के पीछे की नीचे की ओर स्थित भाग होता है, जो होता है जिसका निचला लंबा सिरा मेरु रज्जु से जाकर मिलता है। जिसका निचला लंबा सिरा किससे मिलता है? मेरु रज्जु से मिलता है। निचला लंबा सिरा मेरु रज्जु से जाके मिलता है। ठीक है,
मिलता है। यह मुख्यतः पेशी या गतियों को नियंत्रित करने एवं शारीरिक संतुलन बनाने रखने का कार्य करता है। ये जो कोई पूछेगा कि इसकी किसका कार्य करता है, अनुमस्तिष्क या पचस मस्तिष्क का कार्य क्या है, ये क्या होता है, गति को बनाए रखने में, गति को बनाए और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में किसका काम होता है, किसका अनुमस्तिष्क का काम होता है। किसका काम होता है, अनुमस्तिष्क या पचस मस्तिष्क का काम होता है क्या करना, गति बनाए रखना, शरीर की गति या शरीर के संतुलन बनाए में इसका कार्य होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो कि इसमें कि सीधा चल, जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सीधा चलना या साइकिल चलाना। सीधा चलना, अगर सीधी रेखा में आप चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, सीधी रेखा में चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, उसका कोई भी वस्तु आप अपने हाथों से द्वारा उठा रहे हैं, तो ये कौन सा भाग के द्वारा होता है, ये किस भाग से क्रिया होता है, अनुमस्तिष्क का क्रिया होता है। अनुमस्तिष्क की इजाजत से सब काम होता है, ठीक है। अनुमस्तिष्क उसको उसका कार्य होता है, अनुमस्तिष्क का कार्य होता है यही कि सीधा चलाएगा, आपको सीधा चलाना, जैसे साइकिल चलाना या कोई भी वस्तु को उठाना अपने हाथों से, ये इसका कार्य में आता है। अब नीचे में हम लोग पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, मस्तिष्क का आधारीय भाग जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा कहलाता है। मस्तिष्क का आधारीय भाग, ये मस्तिष्क का क्या होता है, आधारीय भाग होता है। ये मस्तिष्क का क्या होता है, आधारीय भाग होता है। आधारी मस्तिष्क का जो है ना, आधार का ही भाग होता है, जो सीधा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। जो किससे जुड़ा होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु से जाकर जुड़ा होता है और उसका आधारीय भाग होता है जिसे ऑब्लांगेटा कहते हैं, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये पचस, इसका कार्य होता है जैसे हृदय की धड़कन, रक्त का परिसंचरण, श्वसन, लार का स्राव एवं निगलने का क्रियाओं जैसे नियमन करता है। नियमन करता है का मतलब क्या होता है कि उसका मैंने संचालन करता है, उसके बाद चलाता है, उसके कार्य करता है, इसके इतना कार्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आकांक्षाओं प्रतिक्रियाओं के अनैच्छिक की गतियों का भी नियंत्रण करता है। यह आकांक्षा, जैसे मान लीजिए कि आपके सोच क्या होता है, जैसे आप क्या सोच रहे हैं, कि आपकी चिंता क्या है, कि आप सोच रहे कि नहीं पूरी दुनिया में बाबू लोग सबसे ज्यादा रोगी किस रोग का पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोगी चिंता वाले रोगी पाए जाते हैं। चिंता बड़ बीमारी को धरा सकती है, ठीक है। तो चिंता पूरी दुनिया में पाई जाती है, चिंता वाले रोगी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार ये चिंता अंतर का भी नियंत्रण करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका कार्य हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेरुरज्जु किसे कहते हैं एवं इसका कार्य क्या है। आप लोग उसी समय से मेरुरज्जु समझ रहे थे, मेरुरज्जु किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरुरज्जु किसे कहते हैं। रुको तो पहले जाने की मेरुरज्जु किसे कहते हैं। तो देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, मान लीजिए कि मेडुला ऑब्लांगेटा है, इसके निचले यानी इसके निचले छोर से एक कोमल रस्सी निकली हो, एक कोमल रस्सी निकली है, और वो कोमल रस्सी जो निकली उसी को मेरुरज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। कोई पूछेगा जैसे रचनाएं मेरुदंड के बीचों बीच यानी कोशिकाओं के बीचों बीच होकर निकलती है, उसे मेरुरज्जु कहते हैं। कोई पूछेगा मेरुरज्जु किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा कि मेडुला ऑब्लांगेटा के निचले छोर से, मेडुला ऑब्लांगेटा के निचले छोर से बीचों मेरुदंड के बीचों बीच, मेरुदंड के बीचों बीच एक कोमल रस्सी निकली होती है, उसे मेरुरज्जु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा मेरुरज्जु कहते हैं। इसका कार्य क्या है, ये क्या होता है कि मेरुरज्जु की सूक्ष्म आंतरिक रचना का अध्ययन करने के बीचों बीच की नली, इसकी बीचों बीच की नली, ये इसकी बीचों बीच की नली के साथ ये स्पर्श करके आगे बढ़ती है। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है, ये मस्तिष्क तक आवेगों को पहुंचाना एवं उन्हें मस्तिष्क तक लाने का कार्य करता है। ये मस्तिष्क तक आवेगों को पहुंचाना, आयोग मैंने किसी चीज को पहुंचाना, किसी चीज का मैंने चीज को पहुंचाना, जैसे गति होती को पहुंचाना, जैसे मान लो कि बारिश फुहार ये सब का। उसके बाद ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र के रूप में कार्य करता है कौन, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के रूप में कार्य करता है। अगर आपसे कोई पूछता है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, कल बताया गया था। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रियाओं को मेल से बना प्रतिवर्ती, यानी ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया में ही आता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब कोई पूछेगा मानव मस्तिष्क के मुख्य कार्य को उल्लेखित, तो मानव मस्तिष्क के मुख्य कार्य क्या होते हैं बाबू, निम्नलिखित होते हैं। यानी मानव मस्तिष्क हमको मुख्य कार्य को बताना है। तो देखिए मस्तिष्क कभी भी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण कर सकता है। मस्तिष्क पहले में मस्तिष्क कभी भी संवेदी आवेगों को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। सूचनाओं को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। मस्तिष्क सोच विचार बुद्धि और चेतना के अंग के रूप में पाया जाता है।
यानी मस्तिष्क जो होता है सोच विचार चेतना, सोच विचार मस्तिष्क क्या होता है, सोच विचार करता है और हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, उसके ज्ञान के रूप में भरा होता है। यह किसी भी विचलन का उत्तर देने में, यानी किसी भी क्वेश्चन का उत्तर क्षमता दे रखता है, उत्तर देने की क्षमता रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए ये क्या है कि मस्तिष्क का माने का मानव मस्तिष्क क्या होता है कि हमारे शरीर का सभी भागों को समन्वय करता है एवं नियंत्रण करता है, हमारे शरीर के सभी भागों का समन्वय करता है यानी नियंत्रण भी करता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। देखिए बाबू शॉर्ट सिंपल सी बात है, शॉर्टकट में आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया होती है, ये आप सबको जानते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया एक क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया है। और देखिए जो स्वतः होती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रतिवर्ती क्रिया जो अनैच्छिक क्रिया है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। जबकि क्या होता है टहलना, टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है, टहलना एक क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया, इस पर हमारा नियंत्रण होता है। हम चाहे तो किधर भी जा सकते हैं, किधर भी उसका दिशा परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। एक गलती हो गई है बीच में शायद, हम बोले कोई पूछेगा शॉर्टकट में प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं तो बोले ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया मिला कर, नहीं डायरेक्ट कुछ यही नहीं होगा। ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया का तो मेल होकर करता है प्रतिवर्ती क्रिया में, लेकिन उसका डिफिनेशन कल लिखवाए थे। हाँ तो इतना हम वीडियो में काट देंगे, उसका डिफिनेशन जो दिए थे वही ये होता है, लेकिन उसका कार्य होता है, मैंने जो होता है ना ऐच्छिक क्रिया कार्य, वीडियो चालू है क्या, ऐच्छिक क्रिया कार्य और अनैच्छिक क्रिया कार्य उसमें होता है। तो कोई पूछेगा बाबू प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है, जो स्वतः निर्धारित होती है, जो हमारे इच्छा में नहीं होती है, जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया होता है जिसमें हमारा इच्छा जिधर चाहे उसको उधर लेके जा सकते हैं, जिधर चाहे उसका दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। अगर बाबू आपसे कोई एक क्वेश्चन कहे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, कौन बता देगा, अनुमस्तिष्क करता है। कौन कहता है, अनुमस्तिष्क करता है। कोई अब आपसे पूछता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का नियंत्रण करता है तो अनुमस्तिष्क करता है। कौन कहता है बाबू, अनुमस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क में नहीं पढ़ाए हैं, थोड़ा ध्यान दो सब ना बाबू, समझो कि सब लिखवाए भी करेंगे, कुछ अपने भी ध्यान दो। अनुमस्तिष्क होता है, क्या होता है, अनुमस्तिष्क होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ना प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का क्या भूमिका है, देखिए क्या प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क शरीर का मुख्य सामान्य केंद्र है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य सामान्य केंद्र है, यानी मस्तिष्क जो है मुख्य का सामान्य केंद्र है, यानी उसका मेन केंद्र होता है, उसका जो ऐसा केंद्र होता है। यह मेरू राज्य से प्राप्त की गई सूचनाओं को सोचने एवं उनका उत्तर देने में माहिर होता है। कौन, मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है। हम लोग पढ़ते प्रतिवर्ती क्रिया, मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में, यानी क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का क्या भूमिका है। यही मस्तिष्क शरीर का मुख्य सामान्य केंद्र है, ठीक है, और यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। सूचनाओं एवं विश्लेषण, यानी विश्लेषण में कहना कि आगे बढ़ाने का कार्य करता है, सोचने पर कार्य करता है। कौन करता है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क क्या एकदम प्रतिवर्ती क्रिया जो तो मेरुरज्जु से सूचना प्राप्त करके प्रतिवर्ती क्रिया क्या करता है, मस्तिष्क को भेजता है, ठीक है। और उसके बाद सूचना विश्लेषण का कार्य करता है। जैसे कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है, कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है सीधा किसके द्वारा नियंत्रित है, मस्तिष्क के द्वारा। वो अपने नहीं हो सकते, मस्तिष्क अगर उसको चाहे नियंत्रित करने के लिए तो नियंत्रित कर सकता है। एक और क्वेश्चन है कि मान लो यहाँ पे मच्छर काट रहा है, अब तुरंत जैसे यहाँ मच्छर काटेगा ना, अब सोच लो दिमाग कहेगा, अनुमस्तिष्क कहेगा मार सोच मच्छर काट रहा है, आप रूपी बिना देख ले कर मारता, आपका हाथ आप रूपी चल जाएगा। तो ये समझिएगा आपका हाथ का कार्य नहीं करता है, ये इसी का कार्य होता है। और ये क्या होता है कि मस्तिष्क उसको क्या करता है, इजाजत देता है, क्या देता है, या जैसे बैठेगा तैसे करेगा, धर धर मार 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 तो मार देगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब चलिए कार्य करता है, जैसे क्या होगा कि इसमें कुछ तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र जैसे क्या होता है पृथ्वी में सिकुड़ जाते हैं। तीव्र प्रकाश जैसे आता है, तीव्र प्रकाश ज्यादा प्रकाश आती है तो हमारे आंख जो होते हैं उसके सिकुड़ी क्या होती है, पुतली, वो क्या होता है, सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे छिकना इसके भाग हैं, जैसे खांसी, सांस लेना, रक्तदाब, इसके भाग क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का भाग क्या होता है मस्तिष्क में। प्रतिवर्ती क्रिया के जैसे खांस लेना, सांस लेना, उसके बाद क्या होता है दाब, रक्तदाब, छिकना, वमन पर नियंत्रित करना, ये सब इसके भाग होते हैं, ठीक है। बंद करो।
हम लोग पढ़ेंगे आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। यहाँ देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है अथवा आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है ना तो मायने रखता है, क्योंकि दोनों तरह का क्वेश्चन का सेम हम ऐसा तरीके से लिखवाए हैं। अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन इनका आंसर सेम है। अगर आप उतना देते हैं तो उतना हो सकता है। तो इसका आंसर ये होगा कि मान लीजिए आयोडीन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। जो आयोडीन है क्या है, सुनो तो देखो क्या है कि आयोडीन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा, आयोडीन जो है गले में स्थित रहता है, माना आयोडीन जो होता है गले में स्थित रहता है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है उसे। अब सबसे दूसरी की बात ये होता है कि इसमें सब भोजन में लगातार बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी से हमें बहुत तरह की बीमारी होती है। भोजन में, अगर भोजन में मान लीजिए आयोडीन नहीं मिलेगा, अगर भोजन में आयोडीन नहीं मिलता है तो बहुत तरह का बीमारी होता है। जैसे सूजन हो जाएंगे हमारे शरीर में, सूजन। उसके बाद हमारे शरीर में जैसे हमारा घेंगा निकल जाएगा, गला फूलने लगेगा, आंख जो होगा गोला गोला करके बाहर निकलेगा। तो आयोडीन की कमी से हमें घेंगा की बीमारी होता है। उसके बाद सूजन होने लगते हैं, आंख जो होता है नेत्र गोलक निकल जाते हैं, नेत्र क्या होता है बड़ा बड़ा होकर फूल जाता है, गोल होता है, बाहर तरफ निकलता है इस तरफ। तो इसी बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर चाहे कोई भी आयोडीन खाने के लिए सलाह दिया जाता है, आयोडीन खाने की सलाह देता है। तो पूछे आयोडीन कमी से कौन सी बीमारी होती है, घेंगा की बीमारी होती है, सूजन भी हो सकता है, हमारे नेत्र गोलक यानी हमारे नेत्र फूल जाता है, और नेत्र जो होता है फूल जाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। दूसरी की क्वेश्चन क्या है कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा में डॉक्टर इंसुलिन का हार्मोन देकर क्यों किया जाता है, इंसुलिन का हार्मोन सुई देकर, इंसुलिन का सुई देकर क्यों किया जाता है। याद रखिएगा कि मधुमेह इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय पर पाई जाने वाली है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय पर पाई जाती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय पर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये देखो इस क्या होता है कि आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस होता है। क्या होता है, आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस। याद रखना इसको क्या कहा जाता है, आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस। आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस नामक अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनता है। किस ग्रंथि में बनता है, आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस। जो हार्मोन है जो मधुमेह है, ये क्या होता है कि इसका हार्मोन जो होता है आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस में बनता है। अग्नाशय पर किस पर बनता है, अग्नाशय पर किस पर बनता है, आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस पर बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इस पर कि यह रक्त में शर्करा के स्तर पर बढ़ता घटता रहता है। यह रक्त में क्या होता है, शर्करा, यानी रक्त में जब पहुंचता है शर्करा उसको बढ़ता घटता रहता है, बंद भी कर देता है, जिससे मधुमेह की बीमारी साबित होता है। जिसे क्या चीज का रक्त में जब घुसता है, रक्त में जब जाता है तो रक्त में क्या होता है कि उसके रक्त को मैंने क्या करता है, शर्करा बना देता है। शर्करा कभी रोकता है उसको, क्या करता है, कभी रोकता है या बंद भी कर देता है, जिससे मधुमेह की बीमारी होती है। इसीलिए डॉक्टर इसको क्या देता है, इसे डॉक्टर इसको इंसुलिन हार्मोन की सुई देता है। ऐसे रोगियों को डॉक्टर क्या देता है, इंसुलिन हार्मोन की सुई देता है। समझ आ गया। मधुमेह के कुछ रोगियों को देखिए क्या होता है कि जब मैंने अग्नाशय पर होता है, एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय पर होता है, आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस पर होता है, ठीक है। इस बीमारी जो होता है आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ये पहुंचता है उसमें जब बनता है तो रक्त को शर्करा यानी रक्त को शर्करा बना देता है, जिससे रक्त क्या होता है कभी बंद हो जाता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी रुक जाता है, कभी वहीं पर ठहर जाता है, जिससे क्या होता है डॉक्टर मधुमेह की बीमारी साबित करता है। कहता है कि मधुमेह तुमको हुआ है और इसको दूर करने के लिए वो इंसुलिन का सुई लगाता है। मधुमेह बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर कौन सा सुई लगाता है, इंसुलिन का सुई लगाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पादप हार्मोन क्या है। देखो अगर पादप हार्मोन पूछेंगे, पादप हार्मोन क्या है, ये पौधे में वृद्धि करता है। पादप हार्मोन जैसे मान लो कि ये पौधा है, इसमें क्या करेगा, वृद्धि करता है। कहीं से वृद्धि करे, चाहे जड़ से वृद्धि करे, चाहे उसका तना वृद्धि करे, उसका वृद्धि करता है। लेकिन हार्मोन अगर पूछेगा कि हार्मोन, केवल हार्मोन, तो ये जीवधारियों में पाया जाता है। हार्मोन किस में पाया जाता है, जीवधारियों में। हम लोग हो, जानवर हो, कोई भी चीज, कोई भी जीव हो जो जीव लिया है। देखिए आपको पढ़ाए थे कि पेड़ पौधे भी
होते हैं जो जीव होते हैं, लेकिन वो अलग टाइप के जीव होते हैं, हम लोग अलग टाइप के जीव होते हैं। तो हम लोग में हार्मोन पाया जाएगा और पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें पादप हार्मोन पाया जाएगा। अगर पेड़ पौधे की वृद्धि, ये पेड़ पौधे का वृद्धि करता है कौन? पादप हार्मोन। हम लोग हार्मोन हमारे क्या होता है? नियंत्रण करता है। हार्मोन हमको क्या करता है? नियंत्रण करता है। हार्मोन क्या करता है कि हमारे अंग को आगे बढ़ाता है और हार्मोन के द्वारा नियंत्रित उसके होता है। अगर हार्मोन पूछता है हार्मोन किस में पाया जाता है? जीवधारी में पाया जाता है। और पादप हार्मोन किस में पाया जाता है? तो पेड़ पौधे में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेड़ पौधे में पादप हार्मोन पाया जाता है। इसके बाद अब कोई कहता है कि अब कोई पूछेगा पादप हार्मोन किसे कहते हैं, बोलेगा वो जटिल रासायनिक अभिक्रिया है, वो जटिल रासायनिक अभिक्रिया है जिनका संश्लेषण पौधे के विभिन्न अंगों को बढ़ाने के लिए, पौधे के विभिन्न अंगों को बढ़ाने के लिए होता है। क्या? पादप हार्मोन। उसका जिबरेलिन क्या होता है? लगभग 36 पादप हार्मोन हो। जिबरेलिन में लगभग कितने पादप हार्मोन मिले? 36 पादप हार्मोन का समूह होता है जो कि पेड़ पौधे में वृद्धि का कार्य करता है। पेड़ पौधे में क्या चीज कार्य करता है? वृद्धि का कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन है छींक आने में होने वाली घटनाओं का मार्ग बताएं। छींक, जैसे मान लीजिए कभी आपको बार बार छींक आते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए छींक आ जाता है तो छींक आने वाला रास्ता क्या होता है? नाक होता है। नाक की नकल होता है। तो छींक क्यों आते हैं? तो छींक, देखिए छींक कब आते हैं? जब क्या होता है कि हमारे शरीर में छींक आने में किसी बाहरी अवांछनीय कणों की घुसपैठी होती है। जैसे मान लीजिए अवांछनीय कण क्या होता है कि जो बाहरी पदार्थ होते हैं, जैसे बाहरी पदार्थ जैसे धूल कंकड़ क्या होते हैं, तो आप मान लीजिए भूसा, अगर मान लीजिए भूसा का देहात नहीं होता, भूसा के जानते होंगे, तो जब आप रास्ते में चल रहे हैं तो भूसा जब देवरी होता है तो भूसा अगर आपके नाक में घुसेगा तब बता आपको क्या है? छींक है। या फिर इससे भी होता है कि जब आपको कोई ज्यादा चीज बदबूदार हो जाता है तो आपको लगता है छींक आने, या सर्दी भी हो जाता है छींक। तो पहले सर्दी क्यों होती है? हमारे नाक में क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ, जो खराब पदार्थ होते हैं जैसे कचरा वगैरह वगैरह, धूल हमारे नाक में सीधा घुस जाते हैं। जब घुसते हैं ना तो उस नली को क्या करते हैं? जाम कर देता है। जब वो नली को जब वो जाम करेगा तो बाबू उसमें क्या होगा? उसको दूर करने के लिए जो WBC है, पढ़ाए थे ना WBC, व्हाइट ब्लड सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल क्या करे? ससुरा ये तो जाम कर दिया है, अब एकरा क्या करे? तो व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा? उसको धक्का मारेगा। क्या करेगा? धक्का मारेगा। तो वो क्या होगा? जब छींक आने लगेगा, धक्का मारेगा तो छींक आने लगेगा, जिससे क्या होता है? पोटा भी निकलने लगता है शरीर से, नाक में से पोटा क्या होता है? निकलना। पोटा कौन ब्लड सेल का होता है? व्हाइट ब्लड सेल का होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल का होता है। तो वही क्या होता है कि हमारे नाक की नली में अवशिष्ट पदार्थ घुस जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जो बाहरी कण होते हैं, जैसे खराब पदार्थ घुस जाते हैं। ठीक है, तो कोनो के नाक में मच्छर थोड़ी ना घुसा होगा, तेरा नाक में मच्छर घुस गया है, मछली घुसा होगा दोनों घुसा लिया है, कैसा घुस गया? घुसा होगा तो खूब छींका होगा। तो बाहरी, तो कोई पूछेगा छींक आने में क्या होता है? तो छींक आने में किसी बाहरी अवांछनीय कणों का नाक में जाने से होता है। नाक में क्या होता है? जाने से होता है। इसीलिए डॉक्टर, देखिए आप लोग क्या होते हैं, देखो ज्यादा का मास्क लगा रहे हो, ज्यादा मास्क लगा रहे हो तभी प्रॉब्लम है, और कम लगा रहे हो तभी प्रॉब्लम। अगर किसी एरिया से पूछ लो, देखो मास्क कब लगाना जरूरी है? कोरोना वायरस के बाद अभी लोग बहुत कम मास्क लगाते हैं, लेकिन मास्क देखिएगा लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लगाया जाता था। हर एक जगह पुलिस भी डंडा खिलाती थी मास्क। आई लॉकडाउन ने क्या क्या कर दिया? लॉकडाउन में कहा जाता था कि पढ़ाई कभी चुरा के नहीं होती है, पढ़ाई लॉकडाउन में चुराइयों की होती थी। पूरा सरकार ये किया था कि सरकार कह रहा था कि नहीं पढ़ाना है, लॉकडाउन नहीं पढ़ाना, कोरोना वायरस बोलेगा। तो लोग कोचिंग वाले लोग क्या करते, गली वली में कोचिंग लेकर आपको खोल के रात दिन में चुरा के पुलिस के डरे चुरा के कितना पकड़ा जाता था, लोग जेल हो जाता था, पिटाई भी खाया था। आप लोग वीडियो देखेंगे कितना मास्टर पिटाया जाता था, पुलिस खाते कितना क्या हो जाता था, और ससुरा कितना फाइन दे देता था क्योंकि कानून तोड़ रहा था ना। तो वही इसमें क्या होता है कि नाक में अवशिष्ट पदार्थ घुस जाते हैं, तो क्या होता है? सपर्शक उद्दीपक, इसमें संवेदक जो सपर्शक होता है जिसके द्वारा हमारे नाक जो श्वास लेता है उसमें कटने। अब मान लो कि हमारे नाक में, अब तुम्हें बताओ कि देखो एक जरूरी नहीं है कि हम लोग क्या, देखो अगर नाक, कान, आंख, मुंह ये सब एक ही चीज से जुड़े होते हैं, हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। जो देखिए अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर हो, आप अगर नाक में अगर आप ड्रॉप है तो आंख में डालते हो तो अभी डाल सकते हो, नाक में ड्रॉप आंख में भी डाल सकते हो, वो नहीं काम करेगा, आंख का ड्रॉप नाक, लेकिन एक अलग अलग फैसिलिटी होता है। कितना है ना कि आप लोग देखिएगा यूट्यूब पर वीडियो बनाता है ससुरा, क्या करता है कि मुंह में कुछ डालता है और नाक में निकाल लेता है, या नाक में डालकर मुंह में निकाल लेता है। देखे हैं वैसे रस्सी, कितने लोग देखे हैं? आप सभी देखे हैं ना। तो ऐसे में क्या होता है कि वो नाक मुंह में डाल, क्योंकि ये दूसरे से कॉन्टेक्ट होता है। क्या होता है? अगर मान लीजिए
कितना लोग को नाक से दिक्कत होने लगती है, सर्दी ज्यादा हो जाती है। अब सर्दी हो जाती है तो नाक से ऑक्सीजन लेने में उन लोगों को क्या होता है, दिक्कत होती है। क्या होता तो क्या होता है, मुंह से, अरे बाप रे बाप है। ठीक है, अब कितना कितना लड़की जब छोड़ के चल जाती है लड़का सबको तो क्या खूब रोता है, इतना रोता है लोग बेचारा, तकिया को लेकर रोता है। अब उन लोग का क्या हो जाता है, श्वास नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उन लोग का क्या हो जाता है, नाक जाम हो जाता है। आज जब नाक जाम हो जाता है तो लोग मुंह से लेता है, गाना गाता है, हमरा छोड़ के बलम, हमरा छोड़ के सनम दूसरा के हो गई, समझे। तो सब वादा को टूट, क्योंकि दिल गया टूट, समझे। इतना समय गया, ठीक आने से इतना समय गया। तो अब शॉर्टकट में, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है। ए में चेतना, बी में आवेग, सी में उद्दीपन, डी में संवेदना। तो क्या होगा, चेतना होगा, चेतना से होता है। क्या चीज से होता है, चेतना से होता है। मस्तिष्क में याद रखिएगा, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होता है, चेतना से। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, कोरू कौन कहता है, कौन कहता है, याद रखिएगा। मेरुरज्जु का रक्षा कौन करता है, उसके बाद मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए, ए में सोचने के लिए, बी में हृदय संपन्न के लिए, सी में शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी में सभी। याद रखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय का संतुलन करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, चलो, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। उच्च स्तरीय क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ए में मस्तिष्क के द्वारा, बी में मेरुरज्जु के द्वारा, सी में विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं तंत्र द्वारा, डी में सभी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सभी के द्वारा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है, पादप हार्मोन जो पौधों में क्या करता है, वृद्धि करता है, उसको क्या कहते हैं, ए में जिबरेलिन, बी में ऑक्सीज, क्या कहते हैं, ऑक्सीन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीन। बीज रहित पौधों के उत्पाद में ये सहायक होते हैं। ए में साइटोकाइनिन, बी में ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों। क्या होता है, ऑक्सीजन एवं। उसके बाद होता है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, एथिलीन। एथिलीन के द्वारा फल पकते हैं। किसके द्वारा फल पकते हैं, एथिलीन के द्वारा। याद रखिएगा, एथिलीन के द्वारा फल पकते हैं। किसके द्वारा फल पकते हैं, एथिलीन के द्वारा फल पकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हार्मोन स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। हार्मोन कौन है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, ए में मेरुरज्जु, बी में कोशिका, सी में पादप, डी में कोई नहीं, मेरुरज्जु। कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार हो सकता है। ए में डर जाना, बी में छींक आना, सी में खाना, डी में खाना। हाँ, छींक आपका अनुसार आता है, खाना। छींक आप जब चाहेंगे तब आ जाए, छींकिए तो थोड़ा खाना। हाँ, अब सुनिए, निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया है, समझ आ गया। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंत और बाह्यस्रावी दोनों होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन क्या नर हार्मोन है। पूछे कि नर मादा हार्मोन क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन। कि अब बताओ, मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है। स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल जो होता है हड्डियों की नर्व्स की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। किसने की थी, बैटिंग ने की। बैटिंग। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, बैटिंग ने की थी। किसने की थी, बैटिंग। इंसुलिन हार्मोन का खोज किसने किया था, बैटिंग ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि अब शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। ए में हृदय, बी में वृक्क, सी में मस्तिष्क, डी में पैर।
मस्तिष्क। मस्तिष्क। कौन बनाता है? मस्तिष्क। शरीर के कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका बनाता है? मस्तिष्क। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तंत्रिका ऊतक से बना होता है। तंत्रिका तो पूछेगा ऊतक कि से। तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तंत्रिका ऊतक से बना होता है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी एवं बाह्य स्त्रावी होती है? तो क्या बोलेगा? अग्नाशय। अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसे जनन, जीव जनन कैसे करते हैं, हमारा नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी चैप्टर 3 का नेक्स्ट वीडियो है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी है जीव जनन।